नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन व आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है। मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। इंफाल पहुंचने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर एक जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाला है। स्थिरता और शांति की जो प्रक्रिया इन 5 सालों में शुरू हुई है उसमें अब हमें स्थायी बनना है, इसलिए मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 5 सालों में जो है बहुत काम किया है। उन्होंने भाजपा शासन में उत्तर पूर्वी राज्यों में किए गए विकास की जमकर सराहना की। इसके अलावा रैली के बाद पीएम मोदी लोगों के बीच भी पहुंचे और अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दशकों में अपने अनेक सरकारों, उनका कामकाज और उनके कारनामे उन्होंने कहा कि आप सभी ने देखे होंगे। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला है, लेकिन बीते 5 वर्षों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। और पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है, वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर के लोगों के भावनाओं, यहाँ के लोगों की तकलीफों को कभी जो है वो समझ नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी मानते हुए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया, आपसे स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते ही पूर्वोत्तर की संस्कृति, पूर्वोत्तर के पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में कुल 45 लोग भर्ती हैं, 6 आईसीयू में भर्ती हैं, जिनमें से 5 लोगों की हालत बेहतर हो गई है, जबकि एक शख्स अभी भी आईसीयू में एडमिट है। वहीं मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण और जहरीली शराब का कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। और दरअसल मामले पर आक्रोश जताते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। आजमगढ़ की घटना समेत 1 साल 200 से अधिक मौतें, कईयों के घर उजड़ गए, लेकिन शराब माफियाओं पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। यही है यूपी में कानून व्यवस्था की कहानी। उन्होंने एक और ट्वीट किया और जिसमें बीजेपी राज्य में चुनाव तक बस अच्छे दिनों का झांसा दिया है। उन्होंने ये बात कही, चुनाव खत्म होते ही महंगे दिन जनता के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। अप्रैल से रसोई गैस की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं, बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम और सरकार के पास महंगाई को रोकने का कुछ भी इंतजाम नहीं है। बता दें, माहुल गांव में जहरीली शराब कांड मामले में कार्रवाई करते हुए शराब बेचने वाले सेल्समैन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं जो इस मामले में दबिश दे रही हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक जहरीली शराब कांड में अब तक जिन 5 लोगों की मौतें हुई हैं उनके नाम हैं जब्बू सोनकर, रामकरण, रामप्रीति, संतोष और समीम।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। प्रदेश में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, साथ ही माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा आतंकवादियों के साथ है, वो राज्य का विकास नहीं चाहते हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के लिए काम कर रही है। भाजपा प्रदेश में मजबूत और स्थायी सरकार देगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। क्या बसपा ने ये काम किया? कांग्रेस मंदिर निर्माण करवाना चाहती थी, लेकिन उसने किया नहीं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, मंदिर का निर्माण वो करवा पाते क्या? सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही है जो राम मंदिर का निर्माण करवा रही है। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश भी दिया गया है। दरअसल आईबी मंत्रालय का कहना है कि विदेशी आधारित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स का सिख फॉर जस्टिस के साथ घनिष्ठ संबंध है। सरकार को खुफिया इनपुट के आधार पर पता चला है कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत आपातकाल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 18 फरवरी को पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का फैसला लिया था। यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन व आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है। आज सुबह एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना कर दिया गया। भारत ने इस विशेष अभियान के लिए 200 से ज्यादा सीटों वाले ड्रीम लाइनर B787 विमान को तैनात किया है। ये फ्लाइट यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्रों को लेकर देश लौटेगी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट आज रात 10:15 पर देश वापस लौट आएगी। और इस बीच यूक्रेन में जारी उच्च स्तरीय तनाव को देखते हुए भारत ने अतिरिक्त उड़ानों को संचालित करने का फैसला भी किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के मुताबिक कीव से दिल्ली के लिए अतिरिक्त उड़ानें 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च 2022 को संचालित होंगी। रूस द्वारा यूक्रेन के 2 शहरों को स्वतंत्र घोषित किए जाने और सेना भेजने के आदेश के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुला ली। और इसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खंडित होगी। उन्होंने कहा कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों पक्षों को संयम बरतने के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर देता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन व आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार द्रविड़ मुन्नेर कड़गाम ने वेल्लोर निगम क्षेत्र में अब तक 14 वार्डों में जीत हासिल कर ली है। वहीं
AIADMK को 4 वार्ड, PMK को 4 वार्ड और AMMK को 1 वार्ड, निर्दलीय को 3 सीटों पर सफलता मिली है। वहीं भाजपा ने खाता खोलते हुए तिरुपुर, नागरकोइल और कुरूर में एक एक सीट पर जीत दर्ज की है। तिरुपुर के वार्ड नंबर 9 से भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी को 230 मत मिले, जबकि द्रमुक प्रत्याशी को महज 30 मतों के अंतर से जमानत गंवानी पड़ी। कन्नौज जिले में वार्ड नंबर 3 में भाजपा ने जीत दर्ज की है। नागरकोइल निगम में वार्ड नंबर 9 में भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली है। तमिलनाडु में 649 शहरी निकायों और 490 शहरी पंचायत, 138 नगरपालिका, 21 निगमों में 12,838 पदों के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कुल 74,416 उम्मीदवार मैदान में थे। देश में कोरोना महामारी का प्रसार तेजी से कम होता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या जहां भारी उसमें कमी देखी जा रही है, वहीं मृतकों का आंकड़ा भी जो है वो तेजी से कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,405 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 235 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में अब 1.81 लाख सक्रिय मामले बचे। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.21 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह 1.98% हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 360 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में 28 दिसंबर के बाद पहली बार संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे आ गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन के जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उनको डोज दी जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 10,84,247 सैंपल टेस्ट किए गए थे। वहीं देश भर में महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक जो सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं उनके नतीजे जो है अब सकारात्मक आ रहे हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को गोकुल स्थित रसखान की समाधि स्थल पर पहुंची। उन्होंने यहां ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए गए विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जाना की और यहां करीब 20 मिनट रुकने के बाद राज्यपाल का काफिला वृंदावन के रमण रेती पहुंचा। वहां वह करीब 25 मिनट तक रुकी। राज्यपाल सोमवार को उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में आई थी। समारोह के बाद उन्होंने शाम के वक्त विश्राम घाट पर यमुना का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर श्री द्वारिकाधीश के दर्शन किए। शाम 7 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंची। राज्यपाल VIP रोड से गोल्फ कार से मंदिर पहुंची। सिंह द्वार श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करने के बाद VIP गैलरी में पहुंचकर उन्होंने ठाकुर जी की दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर सेवायत गोस्वामियों ने आनंदीबेन पटेल का भव्य स्वागत किया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का कहना है कि सपा सरकार में अखिलेश यादव ने निषाद समाज पर न केवल गोलियां चलवाई बल्कि समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे तक दर्ज कराकर उन्हें जेल भी भेजा था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निषाद समाज को गले लगाकर न केवल समाज को मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है बल्कि समाज के आरक्षण की मांग को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि निषाद पार्टी अपना दल और भाजपा का गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास कायम करेगा। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के चुनाव में निषाद समाज के मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में होंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में शासन में केवल एक ही जाति को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने समाज की बातों को सुना है और आरक्षण का आश्वासन दिया है। समाज के आरक्षण के मुद्दे को भाजपा सरकार सही दिशा में ले जा रही है। समाज को भरोसा है कि अब आरक्षण की टिकाऊ व्यवस्था हो रही है। अखिलेश और मुलायम सिंह 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए सपा सरकार में 5 काम बता दें कि उन्होंने क्या करवाए हैं। अब तो गांव का यादव भी कहता है कि साइकिल की सवारी का मतलब नहीं है। सपा ने पिछड़ी जातियों को ठगा है, सरकारी नौकरियों और योजनाओं में भेदभाव किया है। ओम प्रकाश राजभर सुबह अखिलेश के यहाँ चाय पीते हैं, दोपहर में जलेबी खाने के लिए किसी और के पास बैठते हैं और रात को भाजपा के चक्कर काट रहे हैं। वे 2003 से पार्टी चला रहे थे लेकिन उनकी जमानत जब्त होती थी। भाजपा के समर्थन से ही 2017 में पहली बार विधायक बने।
महाराजा सुहेलदेव के हत्यारे की मजार पर ओम प्रकाश राजभर गए हैं। राजभर समाज भाजपा के साथ है। ओम प्रकाश अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर विपक्ष के सजग उम्मीदवार पर चर्चा शुरू हो चुकी है। शिवसेना के सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नाम पर जरूर सहमति बन सकती है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने महाराष्ट्र का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान केसीआर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले थे। लेकिन शिवसेना के सूत्रों ने बड़ी खबर देते हुए बताया कि केसीआर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रपति पद उम्मीदवारी पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे में इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा का सवाल ही नहीं उठता है। मातोश्री के सूत्रों के मुताबिक अभी राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवारी पर चर्चा जल्दबाजी है। वैसे भी एनडीए के पास राष्ट्रपति पद के चुनाव में बहुमत है, ऐसे में बहुत ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर सहमति देनी भी पड़ जाए तो एनडीए के सहयोगी दल के नेता के नाम पर नहीं दी जाएगी और इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर शिवसेना की सहमति का भी सवाल नहीं उठता है। शिवसेना के सूत्रों में राष्ट्रपति के पद के लिए अगर किसी नाम पर सहमति देनी होगी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नाम पर बन सकती है। आपको बता दें कि पहले प्रशांत किशोर के हवाले से खबर आई थी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाने की मुहिम शुरू की है। लेकिन शिवसेना ने इस पूरे मामले को और नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को सिरे से खारिज कर दिया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन व आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अमरावती से आईआईएमसी के पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र को नागपुर स्थानांतरित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र भी लिखा है। आईआईएमसी का अमरावती केंद्र 11 सालों से उपेक्षा का शिकार है। उसका न खुद का परिसर है, न पर्याप्त विद्यार्थी और न ही विशेषज्ञ शिक्षक। अमरावती केंद्र की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी, लेकिन आज तक इसका अपेक्षित विकास नहीं हो सका। यहाँ अंग्रेजी पत्रकारिता के डिप्लोमा कोर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 6 साल बाद 2017 में मराठी पत्रकारिता का कोर्स शुरू हुआ। अंग्रेजी व मराठी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए 17 सीटें थी, लेकिन इस साल पहली बार मराठी की 16 व अंग्रेजी की 13 सीटें भर सकी हैं। इससे पूर्व के वर्षों में काफी कम सीटें भर पाई थी। गडकरी ने पत्र में लिखा है कि भारतीय जनसंचार संस्थान के दिल्ली मुख्यालय समेत अन्य 4 परिसरों जम्मू व आइजोल का निर्माण विकास लगभग हो चुका है। दिल्ली स्थित मुख्यालय परिसर के विस्तार की संभावना ही नहीं है। वहीं अमरावती परिसर फिलहाल संत गाडगे बाबा विद्यापीठ परिसर में अस्थायी रूप से सीमित स्थान व सीमित विद्यार्थियों व स्टाफ के साथ चल रहा है। गडकरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से आग्रह किया कि अमरावती केंद्र को अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे नागपुर
जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र होने के साथ ही मीडिया का बड़ा केंद्र है, वहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नागपुर में इसका स्थानांतरण होने पर वह इसे विकास में पूरा सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार से जमीन दिलवाने से लेकर हर तरह की मदद भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने बायोलॉजिकल ई द्वारा तैयार कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोर्बीवैक्स की 6.5 करोड़ खुराक को मंजूरी दे दी है। प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण में यह टीका सुरक्षा, गुणवत्ता व असर की कसौटी पर खरा उतरा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार वयस्कों के लिए कोर्बीवैक्स के सीमित इस्तेमाल की इजाजत पहले ही दे चुकी है। इसके दूसरे व तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम नतीजों के आधार पर 12 से 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी इसके सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। बायोलॉजिकल ई ने कहा है कि यह टीका इंट्रामस्कुलर तरीके से दिया जाएगा। इसकी 2 खुराक 28-28 दिन के अंतराल में लगाई जाएंगी। इससे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकेगा। हैदराबाद स्थित इस दवा कंपनी को सोमवार को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इस वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोर्बीवैक्स 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। अभी भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन वयस्कों की तरह बच्चों को लगाई जा रही है। कोविड-19 रोधी यह वैक्सीन देश की पहली आरबीडी प्रोटीन आधारित टीका है। कोवैक्सीन 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही है, जबकि कोर्बीवैक्स 12 से 18 साल तक के बच्चों व वयस्कों को लगाई जा सकेगी। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में 35.50 लाख कोरोना वैक्सीन खुराक लोगों को दी गई। इसके साथ ही अब तक देश में 175.83 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। आज सुबह 7 बजे तक जो है खुराक कुछ लोगों को दी गई थी। इसके पूर्व अज्ञात सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने कोर्बीवैक्स के 30 करोड़ टीके की खरीद का ऑर्डर भी दिया है। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होने के बाद भी राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने शिरोमणि अकाली दल को निशाने पर लिया है। हरपाल चीमा सिंह ने शिरोमणि अकाली दल पर पंजाब के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल की ओर से बीजेपी नतीजे आने के बाद जो है बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाने का विकल्प खुला रखा गया है। और इसी मुद्दे को लेकर हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि अकाली दल की ओर से सामने आ रहे बयानों से साफ है कि अंदर खाते उनका बीजेपी के साथ समझौता है। पंजाब के लोगों को धोखा देने के लिए अकाली दल ने दिखाया है कि वह बीजेपी के साथ नहीं है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने बीजेपी के साथ दोबारा जाने पर चुप्पी तोड़ी है। विक्रम मजीठिया का कहना है कि अगर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर बीजेपी के साथ दोबारा जाने के बारे में सोचा जाएगा। 3 कृषि कानून के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने 2020 में बीजेपी के साथ अपना 25 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ा है। बीजेपी ने भी पहली बार पंजाब में विस्तार करने की कोशिश की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। बीजेपी की ओर से भी नतीजे आने के बाद शिरोमणि अकाली दल के दोबारा साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद से तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार शिवमोगा में आज सुबह कुछ लोगों ने 2 ऑटो और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस मामले की जांच चल रही है। शिवमोगा जिला के प्रभारी मंत्री केसी नारायण गौड़ा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी 3 और लोग जो हैं वो जल्दी उन पर कार्रवाई होगी। एक कासिफ और दूसरा नदीम है। कासिफ के ऊपर पहले से ही 10-12 केस है, उस पर गहन जांच हो रही है। शिवमोगा बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या और ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा है कि पूछताछ के लिए 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमें लगता है कि ये पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी खराब है। स्थिति अब नियंत्रण में है, आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि रविवार रात 9 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की तहसील हरौली के तहत औद्योगिक क्षेत्र बाथड़ी स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 7 कामगारों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 12 कामगार जो हैं वो झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सियान अस्पताल बाथड़ी भेजा गया है। इसमें से 2 की हालत गंभीर है। डीसी ऊना की ओर से राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को दी गई सूचना के अनुसार
फैक्ट्री में विस्फोट सुबह 10:30 बजे हुआ। एक घायल महिला ने बताया कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में 30 से 35 लोग काम कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके के साथ फैक्ट्री में आग भड़क गई। फैक्ट्री में विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है। डीएसपी हरौली अनिल पटियाल ने बताया कि मौके पर जांच की जा रही है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मौके पर डीसी ऊना राघव शर्मा, एसपी अरजित सेन, उद्योग के महाप्रबंधक अंशुल धीमान भी मौजूद रहे। इससे पहले ऊना जिले में सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिले थे। आपको बता दें कि गरटेक में हरियाणा का एक युवक व बौल में कांगड़ा के एक व्यक्ति का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही मौत के सही कारण साफ होंगे। गगरेट उप तहसील कार्यालय के नजदीक सोमवार सुबह रहस्यमयी परिस्थितियों में एक 31 वर्ष व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जो है सबको हिरासत में लेने के बाद जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन व आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है।